आभारती भारतीभिः सजोषा इडा देवैर्मनुष्येभिरग्निः सरस्वती सारस्वतेभिर्वाक् तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सतन्तु। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। काशी काशी इसलिए है कि लोक का प्रतिनिधित्व करती है। काशी काशी इसलिए है कि यहाँ ज्ञान मूर्ति साक्षात सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसीलिए वह काशी भगवान विश्वनाथ जहाँ है वहाँ भी है और वह काशी आज यहाँ भी है, क्योंकि ब्रह्मर्षि के रूप में शास्त्रीय परंपरा के साक्षात प्रतिनिधि काशी के गौरव परम श्रद्धेय आचार्य राजेश्वराचार्य जी यहाँ विराजमान है। यह कितना सुखद संयोग है कि भारतीय विद्या का जहाँ से प्रतिनिधित्व होता है और इस राष्ट्र का सबसे गौरवमयी इतिहास जहाँ से संचालित होता है, उसके दो प्रतिनिधिभूत कुलगुरु आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी वैदिक विज्ञान केंद्र में उपस्थित हैं, तो दूसरी ओर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य हरिराम त्रिपाठी जी भी यहाँ उपस्थित। यह और भी सुखद है कि प्रयाग और काशी अलग अलग नहीं है, इसलिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इलाहाबाद परिसर के निदेशक आचार्य ललित त्रिपाठी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इसके पूर्व सत्र में जिनके अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सब ने एक अनेक आयामों को प्रवेश करने का एक तरह से अवसर प्राप्त किया, ऐसे भारतीय इतिहास एवं कला के विद्वान आचार्य प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी और भारत में कुछ ही ऐसे विद्वान हैं जो भारतीय विद्या को हम सबको बता सकते हैं, क्योंकि ये अंगुलियों में गिने जाने वाले विद्वान हैं जो अभिलेखों पर कार्य करते हैं, जो ब्राह्मी को उसी तरह से लेकर आगे चलते हैं जैसे हम अपनी मातृभाषा को। उनमें से एक है हमारे आचार्य सीताराम दुबे जी। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अनेक तत्त विषयों पर जिनके अनेक पुस्तकें उपस्थित हुई, ऐसे आचार्य डीपी शर्मा जी को भी आपने सुना। और अभी इस सत्र में भी बहुत व्यापक रूप से चर्चा हुई। विशेष रूप से जो चर्चा मुख्य रूप से इस संगोष्ठी का बीज व्याख्यान है। मैं इसलिए बीज व्याख्यान कह रहा हूं कि भारतीय विद्या का यह क्षेत्र जो आचार्य वरखेड़ी जी ने शुरू किया, इसी भूमि से मैं निकल कर आया हूं। इस समय भारतीय विद्या तड़पड़ा रही है, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसे विद्वान नहीं हैं जो हमारी बौद्धिक परंपरा को प्रतिष्ठापित कर सके। इसीलिए हम बीच बीच से कूद कर आते हैं और तब हमारे सामने बात आती है कि हम क्रोनोलॉजी भूल गए, क्रोनोलॉजी को भूल गए, शास्त्र को भूल गए, आचार्य बौधायन जैसे टीकाकारों की सम्मतियों को भूल गए। तब तो हम चर्चा करते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम क्या है और वस्तुतः श्री राम जन्मभूमि क्या है। अलग अलग होते हुए भी हम अपनी दृष्टि से अलग अलग देखते हैं, क्योंकि हमारी शास्त्रीय जो हमारी सीमाएं हैं हम उनमें प्रवेश नहीं करते। तभी मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का निदेशक होने का कुछ समय मुझे अवसर मिला। उस समय मैंने पहला जो कार्य किया था, जब हमारे आचार्य कल्याण कुमार चक्रवर्ती जी हमारे के आप करोगे क्या, तो मैंने कहा मैं बौद्धिक कंजर्वेशन पर काम करूंगा, मैं इंटेलेक्चुअल कंजर्वेशन पर काम करूंगा, क्योंकि भारत को आज जरूरत है फिजिकल कंजर्वेशन की नहीं, क्यूरेटिव कंजर्वेशन की नहीं, क्योंकि हम पांडुलिपियों को संजो के ज्ञान को संजो कर करेंगे क्या।
इस बनारस में जो विद्या की मूर्ति एक नहीं हजारों में निवास करती हैं, हमारे आचार्य हरिराम त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए हैं, बता दें कि क्या उनके पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में 10 विद्वान उनके पास आए? नहीं आए। इसीलिए यह जो प्रोजेक्ट जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की है, बौद्धिक विरासत परियोजना, यह बहुत महत्वपूर्ण जो है राष्ट्र के गौरव को व्याख्यायित करने वाली एक महिमा मंडित प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मुझे गर्व हुआ, आज से 11 वर्ष पूर्व हमने कोशिश की थी कि हम विश्व को भारतीय विद्या को दिखा दें, भारतीय परंपरा को दिखा दें। उस समय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने मुझे अपार धन दिया। उस समय राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने 37 लाख रुपए दिए। मैं कला कोश विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अध्यक्ष था और उन्होंने कहा कि आप कुछ एक ऐसी प्रदर्शनी लगाइए जो भारतीय विद्या की परंपरा को एकदम से आंख के सामने कर दे। मैंने प्रयत्न किया, बहुत थोड़े पैसे में किया, संस्थान ने बड़ी उदारता दिखाई। उस समय यह ग्रंथ जो हमने प्रकाशित किया, सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल, जो विश्ववारा के नाम से है, वो मुझे आज बड़ा आनंद हुआ जो वही पुस्तक मुझे प्राप्त हुई आज यहाँ सम्मान के रूप में। तो ये जो परंपरा है, ये परंपरा क्यों विरासत, क्यों, किस दृष्टि से देखें? अभी हमारे आचार्य पांडे जी ने प्रश्न कर दिया हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी से कि आप तो बीच बीच से आते हैं। ये असल में हम लोगों की गलती है, क्योंकि हम शास्त्र को बीच से ही उपस्थित करके देखते हैं। हमारी जो वास्तु की परंपरा है उसका बीज जब नहीं देखते, हमारी कोई भी वास्तु का जो प्रतिष्ठान है वो पीठ तब तक नहीं पूर्ण होता जब तक वो चतुष्पीठ ना हो। और चतुष्पीठ में चतुर्दिक का जो स्वरूप है वह प्रासाद के रूप में उपस्थित होता है। वह प्रासाद हमारे सामने कौन सा प्रासाद आया? हमें अपनी भूमि बतानी पड़ेगी। हम जब तक अपनी चित्त भूमि में आधार भूमि को नहीं प्रतिष्ठित करेंगे तब तक हम बीच बीच से बताते रहेंगे। वह हमारा है यज्ञ मंडप। यज्ञ मंडप का जो हमारी आहवनीय अग्नि जो प्रतिष्ठापित होती है, उसका पूर्व का द्वार ऋक् का द्वार होता है, पश्चिम का द्वार सामन का द्वार होता है, दक्षिण का द्वार यजुस द्वार होता है और उत्तर का द्वार अथर्व द्वार होता है। बिना चतुर्दिक के कोई पीठ जो है वह पूर्ण नहीं हो पाता। और यह परंपरा ऐसा नहीं है यह कि बीच से आ गई। देखिए हम जो है, हम मूल रूप से क्यों बात चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इस विश्वनाथ धाम की बात करते हैं तो विश्वनाथ धाम कहां से उपस्थित हो गया? क्योंकि हमारी जो सृष्टि है वो अणु सृष्टि है। हम अणु से जो है वो द्विअणु और फिर 3 में गुणात्मक होते चले जाते हैं। तो हमने क्या प्राप्त किया जिससे काशी विश्वनाथ धाम की प्रतिष्ठा हुई? तो हमने बाणलिंग प्राप्त किया। बाणलिंग कहां से प्राप्त करते हैं? वो कहां से प्राप्त करेंगे? वो नर्मदा से प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर हम श्री राम को कहां प्रतिष्ठित करेंगे? हम पर्वतों से शालिग्राम को लाएंगे। तो हम जो है उसी पर्वतात जो हमारी नदियां चली आ रही हैं उसी से हम शिव को भी प्राप्त करते हैं, उसी से हम राम को भी प्राप्त करते हैं। तो हमारी जो पूरी की पूरी जो वास्तु की परंपरा है, अगर बौद्धिक परियोजना की दृष्टि से देखना है, बौद्धिक परंपरा की दृष्टि से देखना है तो हमें क्रम से देखना पड़ेगा। हमारी पूरी की पूरी जो स्रोत परंपरा है वह बीच में कुछ नहीं प्राप्त होता। कुछ हमारे पुराण आते हैं, कुछ अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ये थोड़ा थोड़ा सूत्र दे जाते हैं और उस सूत्र के बीच में कोई ऐसी आधार भूमि में नहीं मिलती कि जब हम पूरा का पूरा स्थापित कर दें। बहुत बाद में आकर 14वीं शताब्दी के लगभग आसपास वह जो पूरी परंपरा जिसके पूरे के पूरे सूत्र जो है रामायण में है, महाभारत में है, वह हमें कहा मैं कॉन्सेप्ट के रूप में, मैं मतम के रूप में प्राप्त होती है। और वह मैं मतम की पूरी परंपरा वो एक एक बिंदु को सारा का सारा इतने अच्छे ढंग से ये वस्तुतः आपने जो शत्रुघ्न त्रिपाठी जी ने जो प्रस्तुत किया उसके एक एक कोर पॉइंट पर शास्त्रीय परिचर्चा जो है वो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय को भी करना चाहिए, हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र को भी करना चाहिए। तब जाकर के हम उसके आधार भूमि पर काम करेंगे। क्योंकि हम जो है वो नागर वेसर और द्राविड़ की जो उपस्थिति है वो काल परिप्रेक्ष्य है, वो भूगोल परिप्रेक्ष्य है। हमारा क्या है, हम 11वीं शताब्दी में आते हैं तो पहली बार हमारे एक ऐसे प्रणेता आए, शस्त्र और शास्त्र के ऐसे नियंता आए जिन्हें हम महाराज भोज के रूप में जानते हैं। उन्होंने हमें एक मार्ग दिया, जब सम्रांगण सूत्रधार दिया। वह सम्रांगण सूत्रधार की चर्चा के बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। और बहुत अच्छा लगा, एक बेचारे वो जो
कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया सूत्रधार मंडन ने, वो कैसा पंडित रहा होगा कि उसने सोचा कि किला तो बना दिया, अद्भुत किला बनाया, लेकिन अब इस किले के साथ साथ जो पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको हम कैसे जोड़ेंगे। तब उसके जो ग्रंथ आए जो है, एक तरफ वो आदमी प्रासाद मंडन लिखता है, तो प्रासाद मंडन जो है वो विश्व के नियंता के प्रासाद का मंडन है, क्योंकि अगर वो राजा के लिए लिख रहा है राजवल्लभ मंडन, तो प्रासाद मंडन और दोनों में वो विरोधाभास मानना उपस्थित होता। वह रूप मंडन भी लिख रहा है, तो हम लोगों के लिए वास्तु मंडन भी लिख रहा है। तो इन सब को एक साथ लेकर के हम काशी विश्वनाथ के संदर्भ में, देखिए पूरी की पूरी जो परंपरा हमारी आ रही है, कोई बचा नहीं। उस गुजरात और इसके बीच में जो ये सोमनाथ परिवार है पूरा का पूरा, ये पूरी की परंपरा सूत्रधार मंडन की ही चली आ रही है, क्योंकि कोई स्थपतियों का कोई प्रवेश और है नहीं जो है। तो इस दृष्टि से हमें श्री राम जन्मभूमि का भी देखना चाहिए और यहाँ का देखना चाहिए। देखिए इस चीज को शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना है, एक एक बिंदु को लेकर के देखना है, तो हम बीच से कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि जो चर्चा जहां से शुरू होना चाहिए वह चर्चा तो शुरू ही नहीं हो रही है, इसकी आधार भूमि नहीं शुरू हो रही है, तो शुरू कहां से करेंगे। ये सब के बीच में हम तो बीच से छोड़ के चले आए और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आप मैमतम में कैसे चले आए। बीच का क्या भारत गोल है? गोल का मतलब भारत में कुछ है ही नहीं, भारत में ऐसा नहीं था। भारत में दोनों परंपराओं के बीच हमारी उस पूरी आचार्य परंपरा ने डाली, और उस परंपरा में हमारी दो स्वतंत्र परंपराएं, आगमिक परंपराएं आई। उन परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में हम काशी विश्वनाथ और राम उनको देखें, वो हमारी शैव सिद्धांत की परंपरा है, पूरी की पूरी शास्त्रीय परंपरा, मंदिर निर्माण की परंपरा। जो आप सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल की बात करती हैं, उसके एक एक बिंदु को जो है वो सिस्टमेटिकली, यहाँ तक नहीं पुरोहित, यहाँ अपने जो पुरोहित हैं स्वतंत्र हैं। मैं सारे अभी कुछ महीने पहले मुझे लगा कि बहुत दिन हो गया, चले 8-10 मंदिरों के पुरोहितों से मिलाएं कि पूजा ये सब व्यवस्था कैसे होती है। तो पद्मनाभ स्वामी के मंदिर, उनके जो मुख्य तंत्री थे, उनसे मीटिंग के लिए मिलना कठिन था। खैर उनसे महाराज की कृपा से उनसे मीटिंग हो गई। ये पता लगा कि ये 3 वर्ष मंदिर के बाहर नहीं जाते, और 3 वर्ष नहीं जाते तो किस तरह से पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो चलती है। उनके वहां के जितने हमारे ये शास्त्रीय ग्रंथ हैं, वो अग्रहार का जो स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, वो अग्रहार का स्वरूप इतना अनुशासित होता है कि हमारा सारा का सारा जो सांस्कृतिक जो ये सारा का सारा सिस्टम है अपने आप सीधे चलता रहता है। तो हमें सारी की सारी शास्त्रीय परंपराओं को उपस्थित करके इस दृष्टि से देखना होगा। हम ये इसमें नहीं देखते यहाँ के रिक्शे वाले खूब कमा रहे हैं, यहाँ के साड़ी वाले खूब कमा रहे हैं। अरे ये देखना होगा कि बौद्धिक जगत क्या कमा रहा है। अगर हमारा बौद्धिक संसार अगर फैल रहा है तो हमारा विश्व फैलेगा, नहीं तो हमारा विश्व सिकुड़ जाएगा। हम जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हमारे उपाध्याय जी ने एक बड़ा रोचक प्रश्न खड़ा कर दिया कि राम को कहते हैं ऐतिहासिक हैं, तो राम ऐतिहासिक हैं कि नहीं हैं, ये काल परिप्रेक्ष्य हैं कि नहीं है। देखिए हमारी ऋषि परंपरा बहुत शास्त्रीय परंपरा है। हमारी ऋषि परंपरा में किसी भी प्रकार का वो नहीं है। हम अपने आदर्श को उसी के रूप में जो है मानते हैं, जैसे हमारा ये ब्राह्मण की परंपरा। एक चीज और बता दें, इस काशी में जो है वो जिस शिव को जिस स्वरूप देखते हैं वह शिव का स्वरूप, वो अगर वह शिव का स्वरूप होता तो आप महाकालेश्वर की बात क्यों करते, रामेश्वर की बात क्यों करते। हमारी तैत्तिरीय श्रुति कहती है कि आनंद कानन में जो है साक्षात आनंद स्वरूप परब्रह्म निवास करता है। ये परब्रह्म का निवास स्थान है, वह जिसे आप सदाशिव के रूप में देखें या परम शिव के रूप में देखें, यह उसका प्रतिष्ठान है। तो हमारी अपना वाल्मीकि रामायण जो है वो साक्षात जो है, ये नारद का वचन वहां उद्धृत होता है, उसको आप देखिएगा कि आप जो भी कहेंगे उसमें किसी भी प्रकार की असत्य का, अनृत का कहीं भी उसमें स्थान नहीं रहेगा। वह हमारा प्रामाणिक स्वरूप है। और देखिए हम पारंपरिक हैं, हम पारंपरिक क्या है, हमारी विद्या पारंपरिक है। अपनी विद्या के सहारे काल निर्धारण करिए। आप देखिए कि आपका कलयुग का मान क्या है। ये जो शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, इसको कैलकुलेट करिए। प्रोफेसर रामचंद्र पांडे गुरु जी से काफी चर्चा हुई कि कलयुग का, द्वापर का, त्रेता का, और उसके मान में जो आता है तो उसमें ठीक है 500 साल का इधर उधर हो सकता है, लेकिन राम के काल में कोई अंतर नहीं हो सकता। इसलिए
हमेशा शास्त्र हमारा अस्त्र क्या है, केवल और केवल शास्त्र है। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में यह जो परियोजना विशेष रूप से जो बौद्धिक विरासत परियोजना है, इसके दूरगामी परिणाम देश को मिलेंगे। ये बहुत अब मुझे भी लग रहा था कि मुझे सेशन में बैठना है, ये पता नहीं कब खत्म होगा, मुझे कब अवसर मिलेगा, लेकिन करें तो करें ने क्या, ऐसे महनीय आचार्य इस पंक्ति में बैठे हैं कि लगता है कुछ कुछ सुनाते जाओ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि उस जब वो शक्ति तितौना पुनंतो यत्र, तो जब कुछ न कुछ छन करके आएगा तो कुछ अच्छा ही आएगा, ज्ञानवर्धन होगा। इस दृष्टि से मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। परखेड़ी जी मैं बता रहा था कि मैं 11 वर्ष पहले जिस पुस्तक को मैंने तैयार करके भारत को दिखाने का प्रयत्न किया, आज वह आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई, ये जो संस्कृत फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।